डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 8 के पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ में एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा, और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो ये जो प्रश्न है अति लघुतरात्मक, ये छोटे प्रश्न है। इनमें से 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। हमारे पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। देखो, हाइड्रोकार्बन जो है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, ऐसे यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के प्रकार हैं, और इनको लिखने के लिए एक निश्चित सूत्र है। उस सूत्र का प्रयोग करके ही हम इनके अणुसूत्र को लिखते हैं कि कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र बना हुआ है, और इन तीनों के लिए हमने अलग अलग वीडियो डाल रखे हैं पहले से ही, चाहे तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं और अपने अपने पाठ्य पुस्तक में देखें। तो देखो, आईयूपीएसी पत्ती का जो नामकरण है उसके आगे हमारे एक पॉइंट मिलेगा, एल्केन का नामकरण। ठीक है, तो जो एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ n आप छोटा लिख सकते हो, यहाँ पर छोटा n ये, ठीक है, और ये 2n+2। n का मतलब होता है परमाणुओं की संख्या, जैसे Cn का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या, और Hn 2n है, 2n यहाँ पे यानी कि अपन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या लेंगे और उसे 2 से गुणा कर देंगे और +2 कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन की संख्या 2 है तो मैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या नीचे 2 है, यहाँ पर n की जगह में 2 लूंगा, 2 गुणा 2, फिर आगे है +2, तो +2 कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं पहले इसमें क्या होगा, ये गुणा होगा, तो 2 दूनी 4, तो C2H, ये 4 और 4 में 2 जोड़ देंगे 6, C2H6। ठीक, ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से एल्केन का नामकरण करने के लिए हम इस सूत्र की सहायता लेते हैं। ठीक ऐसे ही हम एल्केन के बाद में एल्कीन का सूत्र समझेंगे कि एल्कीन का नामकरण कैसे किया जाता है। उसके लिए भी अपने किताब के अंदर दिया गया ऐसा सूत्र ये रहा, एल्कीन का नामकरण CnH2n। देखो, यहाँ +2 जो था एल्केन में वो +2 हट गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा C2, कार्बन की संख्या 2 ले ली मैंने, और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 गुणा 2, n की जगह क्या ले लिया, 2 ले लिया इस n की जगह, क्योंकि यहाँ 2 ले रहे हैं ना अपन। यहाँ जो संख्या लेंगे 2, 3, 4, वही संख्या अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र C2H4। ठीक है, ये एल्कीन का सूत्र हो गया। इसी प्रकार से एल्काइन का, ये रहा एल्काइन, इसमें 2 कम और कर दीजिए। देखो, CnH2n-2 हो गया, 2 कम और हो गई। यहाँ मान लीजिए मैंने 2 लिए कार्बन की संख्या, तो हाइड्रोजन की संख्या भी 2 गुणा n की जगह 2 ले लेंगे और -2। पहले अपन इसको हल करेंगे, तो कार्बन तो 2 हो गया और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, C2H2। इस प्रकार से ये अपना एल्काइन का सूत्र बनता है। तो केवल सूत्र पूछा गया तो हमें तीनों के सूत्र लिखने हैं, ये आपको याद रखना है, और इसी के आधार पर इनके यौगिकों का नामकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोकार्बन कौन से दो तत्वों से निर्मित होते हैं। तो नाम ही क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बनते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मान लीजिए कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो अपनी किताब में देखिएगा आपको यहाँ हाइड्रोकार्बन, जहां अपनी हेडिंग शुरू होती है वहां अपन देखें तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा ये रहा। देखो, ये अपनी हेडिंग है, हाइड्रोकार्बन का एवं उसका वर्गीकरण। तो पहली लाइन में लिखा है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर CH4 है, मेथेन है, ठीक है, एथेन है, और ये एथीन है, और ये एथाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बन और इसके एग्जाम्पल हैं। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा आपको लिखनी है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, IUPAC का पूरा नाम लिखिए।
जैसे कार्बनिक यौगिक जो है उनका नामकरण करने के लिए 3 प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं। नामकरण करने के लिए 3 पद्धतियां हैं। तो उन तीनों पत्तियों में जो आधुनिक वर्तमान में जो सर्वमान्य है वो है IUPAC पत्ती। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है और ये फुल फॉर्म बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी गई है पहले भी। तो चलिए अपन देखते हैं इसके अंदर IUPAC के पूरे नाम में। अपन यहां देखें इसमें तो देखिएगा आगे ये रहा कार्बनिक यौगिकों की नामकरण की पत्तियां में रूढ़ पत्ती, IUPAC व्युत्पन्न पत्ती और तीसरी है IUPAC पत्ती। तो ये IUPAC का पूरा नाम पूछ रहा है तो आप यहां से इसको लिख सकते हो। आई का मतलब इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संगठन या संघ, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है। बोर्ड परीक्षा में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसको बार बार लिख करके याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है वल्कनीकरण की परिभाषा दीजिए। देखो पिछले वीडियो में हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे उसके अंदर भी ये वल्कनीकरण आया था और उससे पिछला वीडियो जो महत्वपूर्ण बिंदु है पाठ में उनके अंदर भी अपन ने वल्कनीकरण पढ़ा था। वल्कनीकरण वाला पॉइंट जो है वो अपन को मिलेगा दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिकों का महत्व है, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जो कार्बनिक यौगिक हैं वो कौन कौन से हैं। और उसमें एक पॉइंट आता है बहुलक का, बहुलक जो कि 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये रहा बहुलक का पॉइंट, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में अपने सिलेबस के अंदर केवल प्राकृतिक रबड़ है और प्राकृतिक रबड़ आप जानते हो एक पेड़ है, उस पेड़ से लेटेक्स प्राप्त होता है, दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसे रबड़ शीर या लेटेक्स कहते हैं। और इस लेटेक्स के अंदर होता क्या है, आइसोप्रीन होता है। ठीक है, ये रहा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का सूत्र ये रहा। ये जो आइसोप्रीन है ये क्या बनाता है, प्राकृतिक रबड़ बनाता है, परंतु ये प्राकृतिक रबड़ जो है ये नरम होता है, इसकी प्रत्यास्थता अच्छी नहीं होती। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, इसलिए इस प्राकृतिक रबड़ में यहां से लिखना आपको प्राकृतिक रबड़ की तनन सामर्थ्य यानी कि इसको खींचेंगे दबाएंगे तो टूटेगा नहीं। और प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर, सल्फर बोल दीजिए या गंधक बोल दीजिए, एक ही बात है, मिलाकर इसको गर्म किया जाता है। किसको, प्राकृतिक रबड़ को अपन सल्फर के साथ मिलाकर के गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। चलिए फिर आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है फुलरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो सकती है। देखो फुलरीन क्या चीज है, फुलरीन जो कार्बनिक यौगिक है उसमें हमें कार्बन के अपरूप पढ़ते हैं। तो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अपन देखें तो जो कार्बन के अपरूप हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। आप इस प्रकार से रेखा चित्र देख पा रहे हो, कार्बन के 2 अपरूप हैं, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में निश्चित ज्यामिति हो, निश्चित बंद कोण हो, वो क्रिस्टलीय कहलाते हैं, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो ये फुलरीन की यहाँ बात चल रही है। तो फुलरीन अपने किताब में यहाँ दिया गया है, देखो इस पेज के ऊपर ये रहा फुलरीन, देख पा रहे हैं आप। फुलरीन के अंदर क्या होता है, फुलरीन में के अणु में 60, 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। यानी कि फुलरीन के एक अणु में 60 परमाणु भी हो सकते हैं कार्बन के, 70 भी हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना है कि फुलरीन के अणु में 60, 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि फुलरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 60, 70 या अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है। देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये 4 बंध इस प्रकार से बने होते हैं इसमें। ठीक है, एक बंध ऐसे है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो एक निश्चित ज्यामिति बनाता है। और इसकी ज्यामिति जो होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। और ये अपना जो पाठ है 8 के पाठ के शुरुआत में ही दिया गया है, जो कार्बन की विशेषताएं हैं, कार्बन परमाणु की विशेषताओं के अंदर आपको मिलेगा। पहले पाठ का जो पहला पेज है उसी पे आपको मिल जाएगा। देखो ये पाठ का पहला पेज और इसमें आपको चौथा पॉइंट देखेगा, आपको ये रहा चौथा पॉइंट। कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है, जिसमें चारों संयोजकताएं समचतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ निर्देशित होती हैं। कैसी होती है, देखो अपन डायग्राम में देखें तो अगले पेज के ऊपर आप देख पाओगे, ये रहा, ये कार्बन परमाणु है और इसकी संयोजकता जो है इस प्रकार से हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि ये मेथेन की संरचना है, लेकिन कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मेथेन बनता है। तो इसकी संरचना समचतुष्फलकीय होती है।
और खास बात यह है कि जो बंद होते हैं, बंद के बीच में जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो इस प्रकार से हमने कार्बन की ज्यामिति के बारे में समझा। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रियोन की परिभाषा दीजिए। देखो फ्रियोन जो है, कार्बन अपन ने बताया कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं। जब कार्बन अपनी संयोजकता फ्लोरीन और क्लोरीन से पूरी करता है, किससे? फ्लोरीन और क्लोरीन से पूरी करता है, तो उसको अपन फ्रियोन या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसे अपन फ्रियोन भी कहते हैं। तो दैनिक जीवन में जो कार्बनिक यौगिक का उपयोग है, महत्व है, उसके अंदर पहला ही पॉइंट अपन को मिलेगा। तो देखिए अपनी किताब में अपने पाठों में चले तो आपको यहाँ ये रहा, दैनिक जीवन में उपयोगी कार्बनिक के कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। उसमें पहला ही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन। एक चीज और, इसका ये पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही अपन फ्रियोन कहते हैं। तो फ्रियोन है क्या चीज है? परिभाषा आपको यहां से लिख सकते हो आप सरल भाषा में, कि कार्बन परमाणु से जब क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसको अपन फ्रियोन या CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना हुआ CFC के बारे में, फ्रियोन की परिभाषा के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? देखिए पहले यह समझा जाता था कि कार्बनिक यौगिक जो है वो सजीवों के अंदर ही बनते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो। ठीक है, और ये आपको मिलेगा इस पार्ट का जो पहला ही पेज है, सबसे पहली लाइन, पार्ट की जो पहले पेज के ऊपर पहली लाइन है, वहीं से अपन को पढ़ना पड़ेगा इसको। तो आपको अपनी किताब का पहला पेज खोल लेना है इस पार्ट का। ये रहा पार्ट 8 का पार्ट। और देखो एक वैज्ञानिक हुए हैं बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी का मतलब सजीव है, उसमें पौधे भी हैं और जंतु भी हैं, यानी कहने का मतलब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों के शरीर में ही हो सकता है। ठीक है, ये किसने बताया था? बर्जीलियस ने बताया था। कब? 1815 के अंदर, बहुत साल पहले। ठीक है, लगभग 200 साल पहले। तो इसे अपन जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे जैव शक्ति सिद्धांत का नाम दिया गया। क्लियर? तो एक नंबर का छोटा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। तो आपको ये बताना है कि बर्जीलियस के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों के शरीर में ही संभव है, इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। परंतु उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए हैं 1828 के अंदर। कौन? वोहलर। वैज्ञानिक का नाम क्या है? वोहलर। इन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अकार्बनिक यौगिकों से भी किया जा सकता है, यानी कि प्रयोगशाला के अंदर भी अपन कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। और वोहलर ने सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक बनाया वो यूरिया बनाया, और ये अकार्बनिक पदार्थों से बनाया, यानी कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया गया। अब ये क्वेश्चन यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। ठीक है, उसका आंसर यूरिया। दूसरा, सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक किसने बनाया? वोहलर ने बनाया। ठीक है, तीसरा बन सकता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण यानी कि यूरिया का निर्माण किन 2 अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर हुआ? तो वो है अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, जो कि नीचे आपको एक परिभाषा दी गई है। और इस प्रकार से जो पहला कार्बनिक यौगिक बना उससे क्या हुआ? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। यानी कि पहले जो बर्जीलियस ने बताया था ऊपर कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो है वो केवल सजीवों के से ही हो सकता है, वो जैव शक्ति सिद्धांत था, वो फेल हो गया, वो असफल हो गया, क्योंकि वोहलर ने क्या किया? कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में करके सिद्ध कर दिया कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसे अपन खंडन कहते हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो फुल फॉर्म पूछी गई है। CNG का पूरा नाम। C का मतलब है कंप्रेस्ड, N का मतलब नेचुरल, G का मतलब गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये देखो अपने जो कार्बनिक यौगिक के अपन ने दैनिक जीवन में उपयोग पढ़े थे, तो उसमें सबसे पहला जो उपयोग था वो तो था अपना फ्रियोन CFC का। उसके जस्ट अगला ही जो पॉइंट है वो है अपना CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। ये क्या है? प्राकृतिक गैस है। देखो ये रहा CNG। ठीक है ना, ये अपना जो पॉइंट है ना कार्बनिक यौगिकों का उपयोग, उसमें CNG फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, वास्तव में होता क्या है, जो तेल के कुएं हैं, जो तेल जिस प्रकार से कुएं से पानी निकाला जाता है उसी प्रकार से तेल के कुएं होते हैं, उनसे तेल निकलता है। वो जो तेल निकलता है वो सारा का सारा तेल पेट्रोलियम कहलाता है। ठीक है, परंतु जो तेल के कुएं हैं उनके ऊपर वहां जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं
उन चट्टानों के ऊपर यहाँ एक गैस पाई जाती है, उस गैस को कहते हैं नेचुरल गैस। क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस कहते हैं। और जब ये गैस निकाली जाती है तो उसको संपीड़ित किया जाता है, तो उसे कहते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि प्राकृतिक गैस को क्या कर दिया गया? संपीड़ित कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया, इसलिए प्राकृतिक गैस से बन गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये था अपना सीएनजी का पूरा नाम। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें अपन, 18 का क्वेश्चन, आर्लोन किन अणुओं के बहुलीकरण से बनता है? देखो आर्लोन क्या चीज है? आर्लोन एक प्रकार का प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। और बहुलक वाला जो पॉइंट है, दैनिक जीवन में उपयोगी जो कार्बनिक यौगिक है, उसी के अंदर तीसरा पॉइंट बहुलक वाला है। ये रहा बहुलक। आप जानते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं? जब छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे अपन बहुलक कहते हैं। और यहां पर बात करेंगे संश्लेषित बहुलक में प्लास्टिक की। देखो ये रहा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के अंदर आप यहां देख पा रहे हो, ये रहा आर्लोन। आर्लोन का एक नाम और है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, वास्तव में होता क्या है? देखो ये CH2 और CH2 होता है, यानी कि एथीन होता है, परंतु यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, उसकी जगह यहां पर साइनाइड जुड़ जाएगा CN, तो इसका नाम हो गया विनाइल साइनाइड, या इसको एक नाम और है एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं। जब एक्रिलोनाइट्राइल के बहुत सारे अणु जुड़ जाएंगे तो कहलाएगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे अणु। ठीक है, यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल के बहुत सारे अणु मिलकर के पॉली एक्रिलोनाइट्राइल कहलाते हैं, इसे ही अपन आर्लोन कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन ये था कि आर्लोन किन अणुओं के बहुलीकरण से बनता है? तो आंसर क्या लिखोगे कि आर्लोन विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से बनता है। ठीक है, या फिर एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से बनता है। एक ही बात है, दोनों के एक ही नाम है, इनके दो नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन के अपर रूपों के नाम लिखिए। देखो पीछे भी अपने पढ़ा था, कार्बन के दो अपर रूप हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन होता है, और अक्रिस्टलीय अपर रूप में आपके किताब में यहाँ देखो नाम दिए गए हैं, कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, कार्बन के। केवल आपको ये पूरा रेखा चित्र जो है ये बनाना है ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये इसमें सारे नाम हो जाएंगे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों अपर रूप आपको बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम लिखिए। देखो IUPAC नाम बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, और आपको IUPAC नाम आप रट नहीं सकते। IUPAC के नामकरण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के अनुसार ही हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो IUPAC के जो नामकरण है उसमें आइसोब्यूटेन का अपन से नाम पूछा जा रहा है। तो अपन इसके लिए देखो मैं आपको लिए चलता हूं अपनी किताब में, जो IUPAC का नामकरण है वहां ये पीछे मिलेगा आपको। ये जो IUPAC पत्ती ये रही IUPAC पत्ती है ना, ये जो IUPAC पत्ती है इसमें अपने एल्केन के बारे में भी समझा था। तो आप सभी जानते हो ये क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? आइसोब्यूटेन। ये रहा आइसोब्यूटेन, देखो ये रहा। तो ये जो आइसोब्यूटेन है ये तो जो नाम है ये तो है रूढ़ पत्ती का नाम, क्योंकि आपको पता है कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए 3 पत्तियां दी गई हैं। ठीक है, अभी अपने पढ़ा था जो 3 पद्धतियां हैं उनके अंदर देखो ये रहा, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए 3 पत्तियां, रूढ़, व्युत्पन्न और IUPAC। तो ये जो आइसोब्यूटेन जो नाम है वो तो है रूढ़ पत्ती का नाम। आप कहोगे कैसे? देखो ये रहा रूढ़ पत्ती के अंदर जब अशाखित होता है हाइड्रोकार्बन तो उसे नॉर्मल कहते हैं, रहा नॉर्मल एन पेंटेन। और इस प्रकार से अगर समूह होता है यानी कि शाखित हो जाता है, इस प्रकार से 2 शाखाओं में बढ़ जाता है तो उसे अपन कहते हैं आइसो समूह। ठीक है, तो ये रूढ़ पत्ती के अनुसार ये नाम है इसका आइसो। क्लियर? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, नाम हो गया आइसोपेंटेन। और अपनी जो क्वेश्चन जो चल रहा है वो चल रहा है आइसोब्यूटेन का, क्योंकि ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब क्या होता है 4 कार्बन। ये रहा आइसोब्यूटेन, तो कार्बन नंबर 1 2 3 और 4। परंतु ये तो जो नाम है आइसोब्यूटेन ये तो है रूढ़ पत्ती के अनुसार, और ये नाम पूछ रहा है इसका IUPAC पत्ती में नाम पूछ रहा है। IUPAC पत्ती में इसका नाम क्या होगा? तो देखिए आप सभी जानते हो कि IUPAC पत्ती में अपन जैसे मान लीजिए मैं इसको इस प्रकार से अपन को लिखना है, 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4 इधर। तो ये तो इधर से अपन काउंटिंग करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये समूह प्रतिस्थापी है। कैसे? ये यहाँ पर है कार्बन, ये वाला कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, और ये इधर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कोई इसकी संयोजकता 4 होती है, आपको पता है।
इधर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके भी साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। परंतु अपन की इसकी काउंटिंग जो अपन कर रहे हैं वो इधर से अपन ने इसलिए की है, देखो आप इधर से भी कर सकते हो, क्योंकि चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, दोनों तरफ से प्रतिस्थापित समूह जो है वो कम संख्या में आना चाहिए। इधर से चलेंगे तो कार्बन नंबर 2 पे आएगा, इधर से चलेंगे तो भी कार्बन नंबर 2 पे आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां देखो इसमें अपन इधर से कर देते हैं इसका 1 2 3, तो भी एक ही बात है, 1 2 3 तो भी वही बात है, 1 2 3 वही बात है, 1 2 और 3 तो भी वही बात है। कहने वाला कार्बन नंबर 2 पर ही मेथिल समूह आना है, तो कार्बन नंबर 2 पे तो क्या है 2 मेथिल। ठीक है, प्रतिस्थापित समूह को पहले लिखेंगे और कितने नंबर कार्बन पे है, जैसे कार्बन नंबर 1 2 3 है, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर मेथिल समूह जुड़ा है, तो 2 में संख्या पहले लिखेंगे, क्या जुड़ा है प्रतिस्थापित समूह मेथिल जुड़ा है। प्रतिस्थापित का मतलब क्या है, यहाँ हाइड्रोजन हुआ करता था परंतु उसकी जगह यहाँ पर मेथिल समूह आ गया। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये प्रतिस्थापित समूह कहलाते हैं। अब रही बात इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी कि सीधी एक साथ 3 कार्बन परमाणु है, इधर से कर लो चाहे आप 3 परमाणु है, 3 को बोलते हैं प्रोप, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होने पर एन जोड़ देंगे अनुलग्न, तो 2 मेथिल और प्रोपेन नाम इसका हो गया। आईयूपीएसी नाम का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको आपको थोड़ा समझना अच्छी प्रकार से, और आईयूपीएसी के लिए अपने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, वहां भी आप देख सकते हो। अब अगली बात है PAN की, पोली एक्रिलोनाइट्राइल, इसका पूरा नाम पूछ रहा है। तो देखो अभी आर्लोन अपन ने पढ़ा था ना 18 का क्वेश्चन, वो एक ही बात है, आर्लोन बोल दीजिए आप पोली एक्रिलोनाइट्राइल बोल दीजिए, एक ही बात है। तो देखिए आप अपन ने जो दैनिक जीवन में उपयोगी कार्बनिक यौगिक पढ़े थे उसमें बहुलक वाले पॉइंट में प्लास्टिक वाला पॉइंट, ठीक है मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुलक वाले पॉइंट में ये प्लास्टिक का पॉइंट आ गया, और ये रहा PAN, मिल गया आपको PN, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। पी का मतलब पोली बहुत सारे, क्या है बहुत सारे, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलो, एन मतलब नाइट्राइल, तो इसे अपन आर्लोन कहते हैं या पोली एक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं, फुल फॉर्म भी है इसकी, कई बार पूछा गया है। इसी प्रकार से 22 का अंतिम क्वेश्चन है, पीवीसी किसके बहुलीकरण से बनता है। देखो पीवीसी भी प्लास्टिक का ही प्रकार है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी जो है वो इसी के जस्ट ऊपर मिलेगा, ये अपना जो पोली एक्रिलोनाइट्राइल जहां इस अभी जो पढ़ा अपन ने इसी पेज पर, यही इसी के ऊपर है, ये रहा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फुल फॉर्म है पीवीसी की पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखो ये क्या वास्तव में विनाइल क्लोराइड होता है, ये जो एथीन है उसके यहाँ पर एक हाइड्रोजन और होता था, वो तो हटा दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, तो क्या नाम हो गया इसका विनाइल क्लोराइड। और इसके विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणु जुड़ जाएंगे तो बहुत सारे को कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि पीवीसी, जो कि एक प्लास्टिक है जिससे पाइप, जूते, चप्पल, थैले, बरसाती कपड़े, खिलौने खूब बनते हैं। ये इसके उपयोग में हमने पहले से प्लास्टिक का एक वीडियो डाल रखा है, उसमें आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, समझ सकते हो। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने इस पाठ के जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उनको समझा, और अगला जो वीडियो अपना होगा वो लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा। इन लघुत्तरात्मक प्रश्नों में से जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन इस पाठ में से आना है वो यहाँ से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसके जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जो बड़े क्वेश्चन है, उनको अगले वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।